हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिग्निफाइड स्टडी हब में। सुबह आपको यूपी टेट का जो जूनियर लेवल का क्वेश्चन पेपर का जो सिलेबस था, पैटर्न था, वो आपको समझाया गया था। अब मैं डिस्कस करने जा रही हूँ यूपी टेट प्राइमरी लेवल जो 1 to 5 के लिए जो पेपर होता है उसका सिलेबस अब हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी भी जो परीक्षा होती है वो 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे की होती है और इसमें 5 विषय होते हैं जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण विधि, ये सबके लिए मैंडेटरी होता है, सबके लिए अनिवार्य होता है। 30 अंक का ये प्रश्न पत्र आता है। फिर भाषा प्रथम हिंदी, ये सबके लिए अनिवार्य होती है, यानी कि आपको एक भाषा जो हिंदी भाषा है ये आपको अनिवार्य रूप से क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करनी है। फिर भाषा द्वितीय अंग्रेजी अथवा उर्दू अथवा संस्कृत, जिन्हें अंग्रेजी अच्छी लगती है, जिनकी पकड़ अंग्रेजी में अच्छी है, वो अंग्रेजी का पार्ट चूज करेंगे। जिन्हें उर्दू अच्छी लगती है, जिन्हें उर्दू आती है, वो उर्दू लेंगे और जिन्हें संस्कृत आती है वो संस्कृत लेंगे। अगला गणित। गणित ये मैटर नहीं करता कि आप आर्ट साइड के हैं या साइंस साइड के हैं, आपको गणित के ये 30 प्रश्न हल ही करने हैं। और 5वां पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन में भी 30 अंक का प्रश्न आएगा और आपको हल करने हैं। बस आपके पास जो चुनाव है, जो विषय चुनने का जो स्वतंत्रता है, वो आपको अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक भाषा चुननी है। तो इतना तो हमारा हो गया कि हमें कौन कौन से विषय के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि किस विषय से क्या क्या पूछा जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाएगा बाल विकास। बाल विकास में बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। तो विषय वस्तु इसमें पूछा जाएगा बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता, यानी बाल विकास की क्या आवश्यकता है, उसका क्षेत्र कहाँ तक विकसित है, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, सृजनात्मकता, सृजनात्मक क्षमता का विकास, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। फिर पूछा जाएगा सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत। सीखना यानी अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है और इसके क्या क्या सिद्धांत है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो जैसे आप जो यूपी टेट का जो जूनियर लेवल आपने सिलेबस देखा होगा, कुछ कुछ बाल विकास उसी से मिलता जुलता है। शिक्षण तथा शिक्षण विधाएं पूछी जाएंगी। शिक्षण का अर्थ, जिसमें शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियां। अब टीचर बनने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, टीचिंग के बारे में पूछा जाएगा बेसिकली। शैक्षिक समावेशन से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम की अभिवृत्तियां। जब आपकी टीचिंग लगी रही होगी तो आपको टीएलएम आप सब जानते हैं, जब आप टीचिंग के लिए जाते रहे होंगे तो अपने साथ कुछ चार्ट पेपर वगैरह अच्छे से उस पर चीज़ें जो आपको विषय वस्तु समझानी रहती है बच्चों को, आप उसे बना के लेके जाते हैं। तो यही होता है टीएलएम। समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी। समावेशित बच्चे कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है, यानी किसी को ठीक से दिखाई नहीं देता, किसी को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो श्रवण बाधित हो गया। तो इन्हीं सब बच्चों को कहते हैं समावेशित बच्चे। तो इनको किस तरह से आप सामान्य बच्चों के साथ बैठा के आप किस तरह से सिखा सकते हैं, किस तरह से उन्हें शिक्षण पढ़ा सकते हैं, इसी सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद जो बच्चों को जो परामर्श देने वाली जो संस्थाएं होती हैं, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डायट मेंटर, मतलब इन सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा बाल विकास का जो पोर्शन था। फिर बाल अधिगम में निर्देशन तथा परामर्श का महत्व, यानी बच्चों को सीखने में क्या क्या, जो उनको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, क्या क्या उनको कंसल्ट करना होता है, क्या क्या चीज़ें उन्हें सलाह देनी होती है, हमें इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। अगला है अधिगम और अध्यापन। तो इसमें हमें पढ़ना है बालक किस प्रकार से सोचते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन सफलता प्राप्त करने के लिए कैसे और क्यों असफल होते हैं। मतलब बच्चा अगर कुछ सीख रहा है तो उसे सफलता किस तरह से प्राप्त हो, और बच्चा अगर कुछ सीख रहा है और अगर वो असफल हो जाता है तो क्यों असफल होता है, हमें इस चीज़ के बारे में सीखना है। अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रियाएं, यानी बेसिक क्या होता है, टीचिंग का बेसिक क्या है, क्या उसका बुनियादी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, हमें ये पढ़ना है। बालकों की अधिगम कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, यानी अधिगम कुल मिला के बालकों के हित में किस प्रकार से है और
अधिगम का सामाजिक संदर्भ क्या है, समाज का क्या योगदान होता है अधिगम में, हमें इसके बारे में पढ़ना है। बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालकों की त्रुटियों को समझना। तो जैसे मान लीजिए कोई बच्चा सीख रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो वो गलती करता है सीखते समय। जैसे मान लीजिए स्मॉल लेटर का बी बना रहा है तो वो डी बना दिया। तो ये सारी जो त्रुटियां बच्चे करते हैं, कई तरह की त्रुटियां करते हैं, तो हमें ये समझना है कि बच्चा त्रुटि कर कहाँ रहा है। अगला, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, और अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय, कि बच्चा जो सीख रहा है उसको सीखने में क्या क्या चीज़ें उसको सीखने में हेल्प कर रही है, किन किन चीज़ों की वजह से वो डिस्टर्ब हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो ये तो हमारा पहला पेपर हो गया, बाल विकास तथा अधिगम। ये आपका 30 नंबर का पूछा ही जाएगा। अगला है भाषा, जिसमें हमारी हिंदी भाषा है। तो इसमें अपठित अनुच्छेद, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा, एक आपको गद्यांश दिया रहेगा, और आपको उसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो हल करने हैं। फिर अगला, हिंदी वर्णमाला, बचपन से पढ़ते चले आए हिंदी वर्णमाला, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना है। अगला, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, कौन से शब्द मात्रिक होते हैं और कौन से अमात्रिक होते हैं, हमें ये पढ़ना है। वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, मतलब हिंदी की जो ध्वनियाँ होती हैं सुनने, जैसे श स है, तो हमें सुनने में लगता है एक जैसी हैं, लेकिन होती अलग अलग है, तो हमें इनके बीच का अंतर समझना है। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर। हिंदी भाषा की जो ध्वनियाँ हैं वो वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदी क्या होता है, ये सब सुने आप, सबका नाम है, बस इनके बारे में जो महत्वपूर्ण अंतर है क्या होता है ये पढ़ना है। संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं पढ़नी है। विराम चिन्ह यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसमें आप विराम चिन्ह का प्रयोग ही बताता है कि उस सेंटेंस, उस वाक्य का अर्थ क्या होगा, तो आपको ये पढ़ना है। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के शब्द, वचन, लिंग एवं काल पढ़ना है। प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव व देशज शब्दों की पहचान व उनमें अंतर। संधि पढ़नी है, संधि सारी प्रत्येक 3 होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब आपको पढ़नी है। आगे वाच्य, समास एवं अलंकार पढ़ना है। कवियों एवं लेखकों की रचनाएं पढ़नी है। उसके बाद ये तो हो गया आपका ग्रामर का पोर्शन हो गया। उसके बाद हिंदी भाषा का विकास तथा इसका अध्यापन, यानी जो बच्चे हैं उनको आप हिंदी भाषा, उनके अंदर हिंदी भाषा बोलने की क्षमता कैसे आप विकसित करेंगे, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे। तो कुछ इससे भी कुछ 5-6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 नंबर में भी मान के चलिए कि 4 से 5 नंबर के प्रश्न इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, यानी भाषा पढ़ाने, जब आप भाषा समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे सीखेंगे, कैसे सीखेंगे। सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार उपकरण के रूप में सुनने का प्रयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे को जो लैंग्वेज आती है, बच्चा सुनने के लिए क्या 2 ही चीज़ होती है, या तो आपका कान सही होना चाहिए, दूसरा आपको जो लैंग्वेज बोली जा रही है वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो 2 उपकरण जो होते हैं वो मुख्य होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मौखिक और लिखित रूप में विचारों में संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदेश। ये कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हिंदी भाषा को सीखते समय भाषा के साथ साथ ग्रामर, जो उसका व्याकरण है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा कौशल, यानी कितने अच्छे से बच्चा भाषा बोलना सीख रहा है। भाषा बोधगम्यता, जो बच्चा है उसे भाषा समझ में आ रही है, बोध उसको हो रहा है या नहीं। प्रवीणता का मूल्यांकन करना, और वो उसे समझ में आ रहा है बच्चे को भाषा, और वो कितने अच्छे से बोल ले रहा है, इस चीज़ को आपका इस चीज़ के मूल्यांकन के बारे में पढ़ना है। और उसका मूल्यांकन किस तरह से किया जा सकता है, सुन के, बोल के, पढ़ के और लिख के। फिर उपचारात्मक अध्ययन, कि मान लीजिए कोई दिक्कत हो रही है बच्चे को भाषा को समझने में, तो आप उसे किस तरह से उसकी कठिनाई को दूर करेंगे। अगला है इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा, यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिले थे, उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत। तो यहाँ पे इस चैनल पे आपको इन तीनों ऑप्शंस में से इंग्लिश ही पढ़ाई जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज, जैसे आपको हिंदी में अपठित गद्यांश मिला था, उसी तरह से आपको यहाँ पे
अनसीन पैसेज मिलेगा। उसके बाद द सेंटेंस, सेंटेंस हम लोग सेंटेंस की डिफिनीशन पढ़ते चले आए हैं, तो सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो पढ़ना है। फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ना है, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़नी है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। फिर हमें टेंस पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ने हैं, ए एंड द आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ना है। पंचुएशन पढ़ना है, जैसे आप हिंदी में विराम चिन्ह पढ़ते हैं वैसे आपको इंग्लिश में पंचुएशन पढ़ना है। और फिर वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि शब्द निर्माण कैसे होता है। फिर एक्टिव, पैसिव एंड सिंगुलर, प्लूरल एंड जेंडर। अगला है आपका उर्दू, तो हमें पढ़ना नहीं है, संस्कृत भी नहीं पढ़नी है। फिर आता है गणित, गणित में संख्याओं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग वही पढ़ना है। लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, भिन्नों का जोड़, दशमलव, एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ हानि, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जब हम पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ें करके समझाएंगे। फिर गणित की भी पेडागोजी से पढ़ाई जाएगी। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट आपका पर्यावरण अध्ययन, परिवार, विषय वस्तु, जो परिवार पढ़ना है आपको। फिर भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता पढ़नी है, आवास पढ़ना है, मेला पढ़ना है, मेला जैसे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेले लगते हैं, भारत की नदियां, पर्वत, पठार पढ़ना है। कुल मिला के ईवीएस में आपको जीएस से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़नी है, साइंस से रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और फिर पर्यावरण में भी अध्यापन संबंधी मुद्दे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये रहा हमारा यूपी टेट जो प्राइमरी लेवल का जो सिलेबस था, ये हमारा कंप्लीट सिलेबस रहा। अब हम अगले सेशन में आपको एक एक करके टॉपिक को पढ़ाना शुरू करेंगे। आई होप आपको सिलेबस समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।